हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं एक बेहद शानदार कहानी बादशाह, एपिसोड नंबर 2। मदन कुमार मेहरा जैसी हस्ती से तो वाकिफ होंगे ही। सब बंगले के भीतर ड्राइंग हॉल में आ बैठे थे। कमिश्नर आनंद वर्मा के इन शब्दों पर देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाकर कहा, कमिश्नर, तुम जो कर रहे हो वह ऑफिशियली नहीं कर रहे। इस मामले को तुम कैसे भी समझ सकते हो। कैसे नहीं? देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, मैं ठीक कह रहा हूं। क्यों पुलिस वाले सरकारी काम को पूरा करने के लिए, अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए किसी की हत्या करके लाश को कार की डिक्की में डालेंगे? मुझ जैसा इंसान पुलिस वालों के हाथ में लग जाए तो तुम्हारा पुलिस महकमा शोर पुकार मचा दे, जबकि तुम लोग मुझे खामोशी से अपनी पसंदीदा जगह लाकर बेहद आराम के साथ बात कर रहे हो। मतलब कि तुम लोगों की इन हरकतों का मतलब सरकार से वास्ता नहीं रखता। देवराज चौहान, एसीपी सूरज मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। अपने तौर पर तुम जो भी अंदाजा लगाना चाहो लगा सकते हो। देवराज चौहान ने कश लिया। कमिश्नर वर्मा ने पुनः कहा, मैं तुम्हें मदन कुमार मेहरा के बारे में बता रहा था। मदन कुमार मेहरा हिंदुस्तान की अजीमो शान हस्ती है। इस बारे में तुम्हें जानकारी तो होगी। खास नहीं, बस नाम सुन रखा है। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ। मेरा उससे क्या वास्ता? वास्ता ही तो मैं पैदा करने जा रहा हूँ, या फिर यूं समझो कि कर भी चुका हूँ। मदन कुमार मेहरा के बारे में सुन लो, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कमिश्नर आनंद वर्मा ने कहा, मदन कुमार मेहरा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती है। वह जब चाहे सरकार गिरा सकता है और अपने मन पसंदीदा नेता की सरकार बना सकता है। इस काम के लिए उसका एक इशारा ही काफी है। उसके अपने 2 प्राइवेट प्लेन हैं और एक हेलीकॉप्टर है। उसका प्राइवेट रनवे भी है और उसकी रियल एस्टेट इतनी बड़ी है कि इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वह 300 कर्मचारी एक वक्त में काम करते हैं। कहते हुए क्षण भर के लिए आनंद वर्मा रुका और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। देवराज चौहान और महेश टंडन की निगाहें कमिश्नर वर्मा पर थी। रावत और यादव उन दोनों के प्रति सावधान थे। उनकी रिवॉल्वरों का अंदाज ऐसा था कि पलक झपकते ही हाथों में आकर इस्तेमाल कर सके। एसीपी सूरज मल्होत्रा की निगाह हर तरफ घूम रही थी। कमिश्नर वर्मा ने पुनः कहना शुरू किया, उसके काम धंधे इतने हैं कि उनको याद रख पाना भी मदन कुमार मेहरा के लिए संभव नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां कितना पैसा कमा रही है, इस बात का भी वह ध्यान नहीं रख पाता। उसके चंद खास विश्वासी कर्मचारी ही इन सारे मामलों को संभालते हैं। मदन कुमार मेहरा के साल के 6 महीने विदेशों में बीतते हैं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में उसके जाने कितने बिजनेस और जायदाद है। अनुमान के तौर पर विदेशों में उसके 1000 से ऊपर कर्मचारी हैं। मदन कुमार मेहरा की हैसियत राजा महाराजाओं से कहीं ज्यादा है। उसकी स्टेट का महल जैसा बंगला देखोगे तो जयपुर के या फिर राजस्थान के महाराजाओं के उन पुराने महलों की याद आ जाएंगी जो तुमने कभी देखे होंगे। देवराज चौहान ने कश लिया। मदन कुमार मेहरा के ढेरों काम है जिन्हें बताने में बहुत वक्त जाया हो जाएगा और उन्हें बताने का कोई फायदा भी नहीं। कुल मिलाकर इतना समझ लो कि मेहरा की अजूमशान हस्ती क्या मायने रखती है। देवराज चौहान कमिश्नर वर्मा को देखता रहा। कमिश्नर वर्मा के चेहरे पर गंभीरता थी। अब उसके परिवार के बारे में भी जरा सुन लो। मदन कुमार मेहरा की उम्र सिर्फ 45 बरस है और उसकी बीवी की 42 बरस। औलाद के नाम पर उसकी 20 वर्षीय बेटी है जो हाल ही में अपनी पढ़ाई समाप्त करके हटी है। वह हद से ज्यादा खूबसूरत है, समझदार है और अब अपने बाप के बिजनेस को संभालने की सोच रही है। कमिश्नर वर्मा ने देवराज चौहान की आंखों में झांका और मदन कुमार मेहरा का भाई सतीश मेहरा, जिसकी हमने हत्या करके लाश तुम्हारी कार की डिक्की में डाल दी, वह अपने भाई के हर काम को बखूबी संभालता था या देखभाल करता था। या यूं भी कह सकते हो कि सतीश मेहरा मदन कुमार मेहरा का दायां हाथ था। सतीश मेहरा की मौत मदन कुमार मेहरा के लिए दोहरा सदमा साबित होगी, क्योंकि एक तो वह उसका भाई था और दूसरे आसमान की तरफ फैले उसके धंधों को संभाले हुए था। और उसी सतीश मेहरा पर गुपचुप 20 दिन पहले हमने काबू पा लिया था और उसे प्राइवेट तौर पर बंदी बनाया हुआ था। यह हमारी अपनी योजना थी।
हमें तुम जैसे इंसान की तलाश थी, ऐसे इंसान की जो हमारा काम पूरा कर सके। इत्तेफाक से तुम्हारे बारे में खबर मिली और हमारी नजरों में इस काम के लिए तुमसे बढ़िया भला कौन हो सकता था। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। लंबा ही खेल लगता है, टंडन धीमे से देवराज चौहान से बोला। देवराज चौहान ने कश लिया। सतीश मेहरा को गायब हुए 20 दिन बीत चुके हैं। पहले 10 दिन तो मदन कुमार मेहरा ने सोचा कि उसका भाई किसी काम के सिलसिले में कहीं निकल गया होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता आया है। परंतु जब 10 दिन तक सतीश मेहरा की कोई खबर नहीं मिली, तो फिर उसकी तलाश शुरू हुई। दूसरे 10 दिनों में उन्हें सतीश मेहरा की कोई खबर नहीं मिली तो वह समझ गए कि सतीश मेहरा का किसी ने अपहरण कर लिया है। सतीश मेहरा को कुछ हो, यह बात मदन मेहरा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अपना कोई भी मामला कभी भी पुलिस की जद में नहीं ले जाता। ऐसी बातों का निपटारा वह अपने तौर पर करता है। इन कामों के लिए उसके पास ऐसे कई खतरनाक आदमी हैं जो कि अब सतीश मेहरा को तेज रफ्तार के साथ तलाश कर रहे हैं। उसका सुराग पाने की चेष्टा कर रहे हैं कि उसका अपहरण किसने किया। उधर मदन कुमार मेहरा अपनी स्टेट के महल रूपी बंगले में अपहरणकर्ता के फोन के इंतजार में है कि उसे सतीश मेहरा को छोड़ने के लिए फिरौते के लिए फोन आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, ऐसे में कमिश्नर वर्मा ने सिर को थोड़ा आगे करके देवराज चौहान की आंखों में झांका। हम मदन कुमार मेहरा को खबर कर सकते हैं कि देवराज चौहान ने तुम्हारे भाई का अपहरण किया था ताकि वह फिरौती में भारी रकम वसूल कर सके, परंतु सतीश मेहरा ने देवराज चौहान की कैद से भागने की चेष्टा की तो देवराज चौहान ने उसके भाई को निर्ममता से मार दिया, और जब वह लाश ठिकाने लगाने जा रहा था तो इत्तेफाक से ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साथ ही खामोशी से हम तुम्हें मेहरा के हवाले कर देंगे, बदले में वह हमें तगड़ा इनाम देगा। और उसके बाद मदन कुमार मेहरा तुम्हारी क्या हालत करेगा समझ सकते हो। हमारी बात पर उसे पूरी तरह यकीन हो जाएगा क्योंकि तुम एक खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम हो। इसलिए मदन कुमार मेहरा की सोचों में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि सतीश मेहरा को तुमने नहीं मारा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता के भाव आए। लेकिन तुम ऐसा करोगे क्यों? देवराज चौहान के होठ भिज गए। हमने कब कहा कि हम ऐसा करेंगे? एसीपी सूरज मल्होत्रा एकाएक मुस्कुरा दिया। हमारा तो यह मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देवराज चौहान की सख्त निगाहें एसीपी मल्होत्रा की तरफ उठी। तुम पुलिस वालों से बचते रहे हो, कानून के हाथों से एक बारगी दूर हो सकते हो, लेकिन मदन कुमार मेहरा के खतरनाक वहशी हाथों से नहीं बच सकते, क्योंकि वह क्या है, कैसा है, इस बात को तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह हम जानते हैं, एसीपी मल्होत्रा ने पुनः कहा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि कत्ल के जुर्म में तुम्हें कानून की निगाहों में अपराधी बनाने के लिए नहीं, बल्कि मदन कुमार मेहरा की निगाहों में उसके भाई सतीश मेहरा की हत्या के अपराधी बनाने के लिए फंसाया गया है। एसीपी मल्होत्रा ने शब्दों को चबाकर कहा। तुम लोग क्या समझते हो कि इस तरह मुझे मजबूर करके अपना कोई काम निकाल लोगे? एक शब्द चबाकर देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। ख्याल तो यही है, एसीपी मल्होत्रा मुस्कुराया। हमें विश्वास है कि तुम हमारी बात अवश्य मानोगे। नहीं माने तो फिर मदन कुमार मेहरा जाने क्या करे तुम्हारा। वह अपने भाई के हत्यारे के साथ कैसा सलूक करेगा, इस बात को भी हम तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तभी कमिश्नर वर्मा ने शांत स्वर में कहा, इतना तो अब तुम जान ही चुके हो कि मदन कुमार मेहरा के बेहद खतरनाक आदमी सतीश मेहरा को ढूंढने पर लगे हैं। यूं समझ लो कि यह सब वैशी लोग मेहरा की खतरनाक ब्रिगेड में से आते हैं। वैसे भी मेहरा जैसी हैसियत का मालिक है, उसके मुताबिक ऐसी ब्रिगेड का होना लाजिमी है, क्योंकि ऐसे लोगों के कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं। सुनने में आता है कि मेहरा की ब्रिगेड में इंसान कम और जल्लाद प्रवृत्ति के लोगों की भीड़ भाड़ है। देवराज चौहान ने कष्ट लिया। साला बड़ी चालाकी के साथ धीरे धीरे असल मामले की तरफ बढ़ रहा है। टंडन कान में फुसफुसाया। देवराज चौहान की निगाह कमिश्नर आनंद वर्मा पर रही। अभी तक तो हमने तुम्हारी तस्वीर का एक रुख दिखाया है, अब दूसरा पहलू भी जान लो। कमिश्नर वर्मा ने कहा। मदन कुमार मेहरा की उम्र 45 वर्ष है और आज से 25 साल पहले यानी कि अपनी 20 साल की उम्र में मदन कुमार मेहरा बेहद गरीब इंसान था। इस हद तक गरीब की बूढ़े माँ बाप बिना दवा के, बिना इलाज के कारण मर गए, और खुद मेहरा 2-3 साल होटल में वेटर की नौकरी करता रहा और घर की जगह वह झोपड़पट्टी में रहता था, जिस झोपड़ी की छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। ऐसी बुरी हालत का मालिक था वह कभी। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे मेहरा ने झोपड़ी में रहकर गुनाह कर दिया हो।
देवराज चौहान की बात पर ध्यान न देकर कमिश्नर वर्मा कहता चला गया और तब वेटर का काम करने वाले मदन कुमार मेहरा के पास एकाएक पैसा आ गया। उसकी हालत में सुधार होने लगा। सबसे पहले उसने रेस्टोरेंट खोला। 6 महीनों में ही उसके पास पैसा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने साथ में अन्य बिजनेस भी खोल लिए, जबकि उसके रेस्टोरेंट से उसे इस हद तक इनकम नहीं थी कि 6 महीनों में वह कोई ठीक ठाक बिजनेस शुरू कर सके। और फिर इसी तरह मेहरा के बिजनेस बढ़ते चले गए, एक के बाद एक, और आज वह क्या बन बैठा है मैं पहले ही बता चुका हूँ। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मस ली। तुमसे कुछ उधार लिया था मेहरा ने? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में पूछा। नहीं तो, बरबस ही कमिश्नर वर्मा के होठों से निकला। तो फिर मेहरा के बड़ा आदमी बन जाने से तुम क्यों कलप रहे हो? देवराज चौहान की आवाज में तीखापन था। कमिश्नर आनंद वर्मा मुस्कुरा दिया। देश में बड़े बड़े लोग नहीं होंगे तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। किसी देश को आगे बढ़ने के लिए देश में हर तरह के लोगों का होना जरूरी होता है। कुछ लोग कमांड करते हैं और जो कमांड नहीं कर सकते वह दूसरों के इशारे पर चलकर काम को पूरा करके देश को आगे बढ़ाते हैं। कमिश्नर वर्मा ने कहा, दरअसल 6 महीने पहले हमारे मुखबिर ने टिप दी कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हस्ती मदन कुमार मेहरा विदेशी एजेंट है। विदेशी एजेंट? टंडन के होठों से निकला। हाँ। कमिश्नर वर्मा ने गंभीर अंदाज में सिर हिलाया। इस खबर पर किसी भी हालत में विश्वास नहीं किया जा सकता था। यह खबर विश्वास करने के काबिल थी भी नहीं। मैंने इस खबर को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, परंतु मुखबिर के बार बार जोर देने पर मुझे अपना ऑफिसर यूं ही मेहरा पर लगाना पड़ा कि वह इस मामले को जानने की कोशिश करे कि मेहरा वास्तव में किसी गलत काम में शामिल तो नहीं है। एसीपी रैंक का वह ऑफिसर हकीकतन बहुत ही जाबाज और मेहनती इंसान है। मेहरा के बारे में तुम्हें जो बातें बताई वह उसी एसीपी ऑफिसर की लाई हुई है। 6 महीनों की उस लंबी दौड़ में हमारा एसीपी कई बार मौत के मुंह में गया, कई बार मदन कुमार मेहरा की ब्रिगेड के निशाने पर आया, परंतु बच निकला। इस दौरान 3 महीने में वह एसीपी मेहरा की स्टेट में माली की नौकरी करता रहा और टोह लेता रहा, सूचनाएं इकट्ठी करता रहा, और आखिरकार एसीपी ने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे कर लिए कि मदन कुमार मेहरा जैसे इंसान को विदेशी एजेंट साबित करके देशद्रोही करार दिया जा सके। उन सबूतों के बिना पर ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 20 साल की उम्र में मेहरा जब वेटर का काम करता था तो तभी किसी तरह उसका वास्ता बाहरी मुल्क के लोगों से पड़ गया। मेहरा के संबंध उनके साथ बन गए। उन लोगों ने पहले मेहरा की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाया, और जब मेहरा समाज में किसी काबिल बन गया तो अपने देश को खोखला करते हुए देश की खास खबरें और रहस्य दुश्मन देशों के एजेंटों को देने लगा। साथ ही साथ वह मुकद्दर का धनी निकला कि उसके काम धंधे भी फैलते चले गए। मामूली इंसान से वह खरबोपति बन गया। विदेशों में उसके काम धंधे इस काम में उसकी बहुत सहायता करते हैं। काम के सिलसिले में वह दुनिया के किसी भी शहर में चला जाए, हिंदुस्तान सरकार उस पर किसी तरह का शक नहीं कर सकती। देवराज चौहान के माथे पर बल उभर आए थे। यह बात सच है तो हैरानी की बात है, देवराज चौहान ने कहा। यह बात सच है, तभी तो हम इस मामले में गंभीर हो गए हैं, कमिश्नर वर्मा ने कहा। ऐसे में तुम लोगों को मेहरा के खिलाफ सारे सबूत गृह मंत्रालय के या फिर किसी ठीक इंसान के हवाले कर देने चाहिए जो कि मेहरा पर एक्शन ले सके। देवराज चौहान बोला। सोचा था, सब हालातों पर विचार किया था, परंतु हमें बात बनती नजर नहीं आई, क्योंकि हमारे बताने पर भी शायद तुम मदन कुमार मेहरा की हस्ती से ठीक तरह वाकिफ नहीं हो सकते हो। उस इंसान को इस वक्त हिंदुस्तान का थंब भी कह सकते हो। सबूतों की मौजूदगी में भी उसकी तरफ उंगली उठा पाना आसान काम नहीं। हमने सबूत किसी के हवाले किए तो वह सभी वापस मेहरा के पास पहुंच जाएंगे और हमारी जान खतरे में पड़ेगी, वो अलग। वैसे भी मेहरा यकीनन हमारे एसीपी को अभी भी तलाश करवा रहा होगा, जो उसके ब्रिगेड के हाथों से बच निकला था। मेहरा इस बात को लेकर उलझन में अवश्य होगा कि वह एसीपी कौन था और उसकी एस्टेट में किस वास्ते आया था। यह तो अच्छा रहा कि एसीपी ने अपना काम इस तरह किया कि मदन कुमार मेहरा सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसके खिलाफ इतने अहम सबूत इकट्ठे करके ले गया है और वह बच नहीं सकता। वह एसीपी कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। सॉरी, उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। मदन कुमार मेहरा के खिलाफ सबूत कहाँ है? उसी एसीपी के पास। उन सबूतों को हमें दिखाने के बाद उसने गुप्त जगह पर रख दिए हैं। उसका कहना है कि अगर यह सबूत वापस मेहरा के पास चले गए तो मेहरा उसके बारे में भी जान जाएगा। ऐसे में मेहरा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
अरबों खरबों की दौलत होने पर भी मदन कुमार मेहरा अभी तक देश के रहस्य दूसरे देशों को बेचने का सौदा करता है। महेश टंडन बोला। हाँ, अब चाहकर भी मेहरा इस काम से पीछे नहीं हट सकता। कमिश्नर वर्मा ने कहा, यह सब करते रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जब किसी को फंसाते हैं तो इस पक्की तरह फंसाते हैं कि वह चंगुल से नहीं बच सकता। और अगर मदन कुमार मेहरा उनकी बात मानने से, काम करने से इनकार कर दे तो वह लोग हिंदुस्तान के अखबारों के साथ साथ विदेशी अखबारों में भी मदन कुमार मेहरा की असलियत सबूतों के साथ रख देंगे, और उस स्थिति में मेहरा खुद को नहीं बचा सकेगा। इसलिए जब तक मेहरा जिंदा है उसे यह काम करते रहना होगा। अब तो मदन कुमार मेहरा ने देश के रहस्यों को पाने के लिए अपने एजेंट पूरे देश में और देश के महत्वपूर्ण विभागों में फैला दिए हैं, जो देश के रहस्यों को मेहरा के हवाले करते रहते हैं। देवराज चौहान ने पहलू बदलकर कमिश्नर आनंद वर्मा को देखा। ठीक है, तुम लोगों ने जो बताया मैंने सुना, लेकिन मेरा इस मामले से क्या वास्ता? देवराज चौहान बोल पड़ा। तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा वास्ता पैदा हो चुका है, कमिश्नर वर्मा ने स्थिर लहजे में कहा। इस बात को हमेशा याद रखना कि सतीश मेहरा की लाश तुम्हारी कार की डिक्की से हासिल हुई है, और मदन कुमार मेहरा अपना हर काम छोड़कर अपने भाई को तलाश करवा रहा है। उस जुआ घर के कई कर्मचारी कसम खाकर कह देंगे कि तूने उनके सामने सतीश मेहरा की हत्या करके लाश को कार की डिक्की में डाला। और इस बात को भी याद रखना कि तुम नामी देवराज चौहान हो। हमारे एक फोन पर मदन कुमार मेहरा को यकीन आ जाएगा कि तुमने ही उसके भाई की हत्या की है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम मेहरा का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने भाई की मौत का बदला वह तुम्हें बुरी तरह तड़पा तड़पा कर आखिर में मौत देकर लेगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे। कमिश्नर, तुम बार बार धमकी भरे शब्दों का गलत समझ रहे हो तुम। एसीपी सूरज मल्होत्रा शांत भाव में मुस्कुरा कर बोला। हम तो तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अगर हमने तुम्हारे बारे में मेहरा को खबर की तो तुम खामखा ही मारे जाओगे। कमिश्नर वर्मा ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, अब हम उसी बात पर आ रहे हैं। देवराज चौहान की सख्त निगाहें वर्मा के चेहरे पर जा टिकी। यह बात तो स्पष्ट है कि मदन कुमार मेहरा पर हाथ नहीं डाला जा सकता। कानून के अथाह लंबे हाथों से भी मेहरा की गर्दन पकड़ पाना असंभव सा है। वह अपनी बेपनाह ताकत के बिना पर बेहद आसानी के साथ सारी मुसीबतों से छुटकारा पा लेगा, क्योंकि उसके एक इशारे में भी बहुत दम है। कहते रहो, हम चाहते हैं कि मेहरा खुद ही अपने जुर्म कबूल करके खुद को कानून के हवाले करे। मेरा पागल है क्या जो ऐसा करेगा? महेश टंडन क्या उठा। उससे ऐसा करवाया जा सकता है, और यही हम चाहते हैं कि वह ऐसा ही करे। कमिश्नर आनंद वर्मा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। कैसे? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मदन कुमार मेहरा की इकलौती बेटी पूजा मेहरा के दम पर। साफ साफ बताओ कमिश्नर। मदन कुमार मेहरा जैसा भी है, लेकिन अपनी बेटी से हद से ज्यादा प्यार करता है, उसे बहुत चाहता है। उसका बाल बाका होता भी नहीं देख सकता। मेहरा अपने शब्दों पर जोर देकर उसे समझाने वाले अंदाज में कह उठा। यूं समझो कि पूजा मेहरा अपने पिता मेहरा की सबसे बड़ी कमजोरी है। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। बेटी के कंधे पर बंदूक रखकर बाप का निशाना लिया जा सकता है? अपनी बात पूरी करो। देवराज चौहान समझ चुका था कि कमिश्नर वर्मा क्या कहने जा रहा है। मदन कुमार मेहरा अपने गुनाहों को खुद कबूल करे, अपनी इच्छा से खुद को कानून के हवाले करे। यह तभी संभव हो सकता है जब उसकी कमजोरी का गला हमारे हाथों में आ जाए। कमिश्नर वर्मा ने उसकी आंखों में झांका। मतलब कि पूजा मेहरा हम अपने कब्जे में लेकर मदन कुमार मेहरा पर दबाव डाल सकते हैं कि वह अपने जुर्मों को मानते हुए खुद को कानून के हवाले कर दे। मेहरा अपनी बेटी की खातिर ट्रक के टायर के नीचे भी सिर दे सकता है। इस बात की हम तस्दीक कर चुके हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट एस्ट्रे में मस ली। तो तुम मेहरा की बेटी पूजा मेहरा का अपहरण करना चाहते हो? मजबूरी है। कभी कभी कानून को बनाए रखने के लिए कानून की हद से गुजरना पड़ता है। इस बात को भी हम बुरा नहीं मानते। ऐसा करने से ही मेहरा जैसा इंसान कानून के हाथों के नीचे आ सकता है। कमिश्नर वर्मा की आवाज में कठोरता उभर आई थी। पूजा मेहरा जब हमारे हाथों में आ जाएगी तो उसे खत्म करने की धमकी देकर मेहरा पर इस बात का दबाव डाला जा सकता है कि वह अपने जुर्म खुद कबूल करके खुद को कानून के। देवराज चौहान ने एसीपी सूरज मल्होत्रा की बात काटी।
यह काम तुम तब भी कर सकते थे जब मेहरा का भाई सतीश मेहरा तुम लोगों के कब्जे में था। यह तो काम का चांस लेने वाली बात हो जाती। एसीपी सूरज मल्होत्रा क्या उठा। ऐसा हमने भी सोचा था, परंतु अंत में हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि मेहरा अपने भाई की खातिर खुद को कुर्बान नहीं करेगा। अलबत्ता अपनी बेटी की खातिर ऐसा वह कर सकता है। हो सकता है मेहरा अपनी बेटी की खातिर भी ऐसा ना करेगा। हमारा एसीपी 3 महीने मेहरा की एस्टेट में माली बनकर रहा और मेहरा के बारे में इस तरह तो लेता रहा। उसका यकीनी तौर पर कहना है कि अपनी बेटी की खातिर मेहरा अपनी जान पर भी खेल सकता है। कमिश्नर वर्मा की आवाज में यकीनी भाव थे। देवराज चौहान कुछ ना बोला। अब तुम्हारी बारी आती है, कमिश्नर वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान जानता था कि वर्मा क्या कहने जा रहा है। हम लोग पुलिस वाले हैं और मदन कुमार मेहरा जैसे इंसान की बेटी पर हाथ डालने का हौसला नहीं कर सकते। बात अगर खुल गई तो मेहरा हमारे परिवारों को जड़ से समाप्त कर देगा। वैसे भी हम लोगों को ऐसे काम करने का अभ्यास नहीं है, जबकि तुम्हारे लिए यह कर गुजरना खास कठिन नहीं। तुम मेहरा की बेटी पूजा मेहरा का अपहरण कर सकते हो। हालांकि वह सुरक्षा में घिरी रहती है, लेकिन तुम उसे सुरक्षा के घेरे से निकालकर अपने कब्जे में कर सकते हो। अगर मैं यह काम नहीं करूंगा तो तुम लोग मदन कुमार मेहरा को मेरे खिलाफ भड़का कर उसे मेरा दुश्मन बना दोगे। देवराज चौहान ने कमिश्नर वर्मा की आंखों में झांका। हाँ, और मेहरा जैसा इंसान किसी भी कीमत पर अपने भाई के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, वह तुम्हें ढूंढ निकालेगा। और ऐसी स्थिति में जबकि मेहरा की ब्रिगेड के खूंखार दरिंदे तुम्हें मौत के हवाले कर देने के लिए भागे फिर रहे हो, तब तुम अपना किसी भी काम सिरे पर नहीं पहुंचा सकते। हमारी मजबूरी है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम भी समझते हो कि किसी को अपनी मर्जी से चलाने के लिए जायज नाजायज दबाव की जरूरत तो होती ही है, कमिश्नर वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन हम तो हाथ जोड़कर तुमसे यही विनती कर रहे हैं कि हमारा यह काम करके कानून की देश की सहायता करो। मेहरा जैसे खतरनाक देशद्रोही का वजूद खत्म करना जरूरी है, नहीं तो वह हमारे देश की जड़ें खोखली करता रहेगा। ऐसे में हमारा हिंदुस्तान दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ा रहेगा। तुम भूल रहे हो कि मैं भी अपराधी हूं और तुम पेड़ के उस कीड़े की तरह हो जो पेड़ के पत्तों को खाता जरूर है, लेकिन पत्ते फिर आ जाते हैं और पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन मदन कुमार मेहरा तो उस खतरनाक कीड़े जैसा है जो धीरे धीरे पेड़ की ही जड़ों को खा रहा है। ऐसे में खोखला होकर देर सवेर में पेड़ को तो नीचे गिरना ही है। तुम्हारे और मेहरा के अपराधों में बहुत फर्क है। तुम अपराधी होते हुए भी इंसान हो, जबकि एक देश के नजरिए से वह अपराधी होते हुए हैवान से भी ज्यादा खतरनाक है। महेश टंडन देवराज चौहान के कान में फुसफुसाया। तुम्हें फंसाने के लिए देशभक्ति के इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तैयार हो जाऊंगा या काम कर दूंगा? देवराज चौहान बोला। कोशिश तो हर कोई करता है, सिर्फ सोच कर नहीं बैठे रहना चाहिए। वैसे यह तो हम तुम्हें अच्छी तरह समझा चुके हैं कि इनकार करोगे तो उसका अंजाम क्या होगा। वैसे तुम्हें हमारी बात मानकर देश के कुछ काम तो आना ही चाहिए। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो हमारी बात जरूर मानोगे। महेश टंडन फिर कान में बोला। एक तरफ से तो धमकी देते हैं और दूसरी तरफ से मक्खन लगाते हैं। बहुत चालू है ये लोग। यह भी तो हो सकता है कि इस वक्त तुम्हें हाँ कह दूं और बाद में मौका मिलते ही मैं जानता हूं ऐसा भी तुम कर सकते हो, लेकिन उससे क्या फायदा? हम मेहरा को खबर कर देंगे कि अपने भाई की लाश देने के लिए अपने आदमी भेज दे और देवराज चौहान ने ही उसके भाई की हत्या की है। हमने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन वह हमारे हाथों से भाग निकला। उसके बाद मेहरा जैसे तैसे भी तुम्हें ढूंढ निकालेगा। बात तो वही की वही आ गई। कमिश्नर वर्मा की आवाज में ठहराव था। वैसे भी काम के दौरान एसीपी सूरज मल्होत्रा, इंस्पेक्टर राजन और इंस्पेक्टर हरीश यादव तुम्हारे साथ रहेंगे। इन्हें तुम्हारे साथ करने का मकसद ये है कि जब भी तुम्हें सहायता की जरूरत पड़े तो ये तुम्हारी सहायता कर सकें और साथ ही साथ तुम पर नजर भी रखते रहें कि तुम हमारे मुताबिक चल रहे हो या अपनी मर्जी से भागने की कोशिश में हो। सीधी सी बात है कि हमारी बात मानने और देश की सहायता करने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम बच्चे नहीं हो, शायद हमसे ज्यादा ही समझदार हो, अपना अच्छा बुरा ठीक से समझ सकते हो। देवराज चौहान महसूस कर रहा था कि इन लोगों ने उसे बहुत अच्छे तरीके से फंसाया है। अगर इनसे पीछा छुड़ा भी लेता है
तो यह मेरा जैसे इंसान को उसके पीछे लगा देंगे। यह तो बात की बात है कि फिर क्या होगा, लेकिन यह तो तय है कि उस स्थिति में मेहरा उसके लिए ढेरों परेशानियां खड़ी कर देगा। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, एसीपी सूरज मल्होत्रा ने कहा। हमने यह सब क्यों किया तुम जान चुके हो। अब तुमसे हम क्या चाहते हैं यह तुम जान चुके हो। जो भी फैसला करना है कर लो। सोचने के लिए एक आध दिन का वक्त तुम्हें चाहिए तो वो हम तुम्हें दे देंगे। देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि इन हालातों में इनकी बात मानने में ही भलाई है। इनकी बात ना मानने के एवज में उसके लिए मुसीबतें ही खड़ी होनी थी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर थी। सालों ने तुम्हारी घेराबंदी तगड़ी की है, महेश टंडन धीरे से फुसफुसाया। ठीक है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम लोगों की बात मानने को तैयार हूं और तुम्हारा किया काम भी करने को तैयार हूं। गुड। कमिश्नर वर्मा के होठों पर सफलता की मुस्कान उभरी। हम सबको ही इस बात पर भरोसा था कि तुम समझदारी से काम लोगे और तुम्हारा जवाब यही होगा। वैसे तो हम तुमसे अकेले ही काम लेना चाहते थे, लेकिन अब ये तुम्हारा साथी हर बात को जान चुका है, इसलिए यह तो हर हाल में इस काम में तुम्हारे साथ होगा ही। इसके अलावा तुम अपने किसी और साथी को अपने साथ लेना चाहते हो तो वह हम तुम्हें नहीं करने देंगे। तुम्हारी हर जरूरत को तुम्हारे साथ रहने वाले मेरे आदमी पूरा करेंगे। देवराज चौहान ने कश लिया। एक बात का जवाब दो, क्या तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ कि मैं उस जुआ घर में आने वाला हूं? यह खबर तुम लोगों को किसने दी? देवराज चौहान ने कमिश्नर वर्मा की आंखों में झांका। हमारे खास मुखबिर ने। उसे कहां से पता चला? मुखबिर का तो काम ही खबरें तलाश करना होता है। यह कहकर मेरी बात को टालो मत कमिश्नर, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। मैं कोई खबर नहीं हूं कि पुलिस के मुखबिर मेरी खुशबू सूंघ ले। मेरा हर काम चुपके से होता है, अंधेरे में होता है, और किसी को खबर भी नहीं होती कि मैं क्या करने जा रहा हूं। फिर किसी को मेरी हरकत का कैसे पता चल गया? यह बात तो वही जाने जिसने तुम्हारे बारे में हमें खबर दी है। इस बारे में हमने उससे पूछा नहीं। मैं तुम्हारे उस मुखबिर से मिलना चाहता हूं, देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। अभी तो यह संभव नहीं। क्यों? यह वक्त हमारे काम का है। बेकार की बातों में वक्त हम जाया नहीं करते। मेरे लिए यह बेकार की नहीं, बहुत ही अहम मुद्दे की बात है। दो पलों के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। इस वक्त तुम्हारी इस इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, कमिश्नर वर्मा ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। लेकिन वादा रहा कि इस मुखबिर से तुम्हें मिलवाऊंगा जरूर। जो कुछ पूछना हो पूछ लेना उससे, वह अवश्य तुम्हारी तसल्ली करा देगा। तुम बात को टाल रहे हो। वहम है तुम्हारा। तुम हमारा इतना बड़ा काम करने जा रहे हो तो क्या हम तुम्हारी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते? लेकिन इस वक्त ऐसा करना संभव नहीं। साला गोली दे रहा है, महेश टंडन देवराज चौहान के कान में फुसफुसाया। देवराज चौहान होठ पीछे कमिश्नर वर्मा को देखता रहा। मैं तुम्हारी मुलाकात उस मुखबिर से जरूर करवाऊंगा जिसने हमें खबर दी थी कि तुम इस जुआ घर में आने वाले हो। उससे मालूम कर लेना कि यह खबर उसे कहां से मिली और तुम उस जुआ घर में पहुंच रहे हो। कमिश्नर वर्मा ने पुनः कहा। और वह ताश का खिलाड़ी जो मेरे से अपना रुपया और कार हार गया, वह कौन था? वह हमारा ही आदमी था, लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि वह पुलिस वाला है ही नहीं, और इस मामले में उसका वास्ता कार हारने तक ही था। अगर तुम अपनी कार पर वहां आते तो उसे कार हारने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो करना था तब तुम्हारी कार में ही कर लेते। इन बातों को छोड़ो, उस जुआ घर को और वहां की हर बात को भूल जाओ। तुम्हें फंसाने के लिए हम कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि इस बात को लेकर हम खुद फंसे हुए हैं कि मदन कुमार मेहरा जैसा देशद्रोही का हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, जबकि उसके खिलाफ हमारे पास अकाट के सबूत भी है। सब ठीक था, हर बात अपनी जगह फिट थी, परंतु देवराज चौहान को मस्तिष्क में कुछ चुभता सा महसूस हो रहा था कि ऐसी क्या बात है जो उसकी समझ से अभी काफी दूर है। तो आगे बात करें। कमिश्नर आनंद वर्मा की आवाज सुनकर वह सोचों से बाहर निकला। तुम्हें इनकी बात नहीं माननी चाहिए थी, महेश टंडन उसके कान में बोला। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। देवराज चौहान की आवाज धीमी थी। मिल जाता कोई रास्ता। यह तो सरासर तुम्हें ब्लैकमेल करके अपने काम के लिए मजबूर कर रहे हैं। वर्दी वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम शायद इनकी ताकत को ठीक से जानते नहीं। वैसे भी जो काम यह करने को कह रहे उसे मैं बुरा नहीं समझता। देवराज चौहान ने दबे स्वर में कहा। देशद्रोही लोग तो मुझे पसंद भी नहीं आते। अजीब मुसीबत है। उस डकैती का क्या होगा जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला। पहले इस काम को पूरा कर ले,
वरना यह पुलिस वाले मेहरा जैसे ताकतवर इंसान को खामखा मेरा दुश्मन बना देंगे और मेहरा से निपटने में मेरा काफी वक्त खराब हो जाएगा। जबकि मेहरा की बेटी का अपहरण करना ज्यादा लंबा काम नहीं है, जल्दी काम निपट जाएगा। महेश टंडन गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान ने कमिश्नर वर्मा को देखा। कमिश्नर, इस काम की शुरुआत करने के लिए मुझे मदन कुमार मेहरा, उसकी एस्टेट, उसकी बेटी पूजा मेहरा के बारे में कई तरह की जानकारियां चाहिए। और भी ऐसी कई बातें हैं जो हमारे पास इस हद तक जानकारियां हैं कि तुम्हारा काम चल जाए। एसीपी सूरज मल्होत्रा बोला, जैसा कि हम तुम्हें बता चुके हैं कि मदन कुमार मेहरा पर हम काफी देर से काम कर रहे हैं। उससे मेहरा के बारे में हमने काफी कुछ जाना है और काफी कुछ हमने सतीश मेहरा से जबरदस्ती तब जाना जब उसे कैद में रखा हुआ था। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए, जैसी भी चाहिए, मिल जाएगी। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। तो अब हम निश्चिंत हो जाएं कि तुम हमारे साथ हो और काम करने के लिए तैयार हो। हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, या फिर यूं मान लो कि पत्थर की लकीरें हैं। उन बातों को तुम नहीं मानते तो फिर मैं यह काम नहीं करूंगा। तब तुम मेरे खिलाफ जो कुछ करना चाहो कर लेना। देवराज चौहान का स्वर एकाएक कठोर हो गया। बोलो, तुम लोग पुलिस वाले हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम लोगों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। यह अपहरण का मामला है, वह भी मदन कुमार जैसे इंसान की इकलौती बेटी के अपहरण का मामला। जबकि अपहरण जैसे कामों को मैं खास पसंद नहीं करता। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर पूजा मेहरा का अपहरण करने में मैं कामयाब हो गया तो वह मेरी कस्टडी में रहेगी। उसे मैं तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा, देवराज चौहान ने स्पष्ट कहा। क्यों? क्योंकि उसका अपहरण मैंने किया है और उसे सुरक्षा देना भी मेरा ही काम होगा। मैं नहीं चाहता कि मदन कुमार मेहरा तुम लोगों की बात ना माने तो तुम लोग क्रोध में उसकी बेटी की जान ले लो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कमिश्नर वर्मा मुस्कुराया। हमारी पूरी कोशिश होगी कि मेहरा अपना अपराध मानते हुए खुद को कानून के हवाले कर दे। अगर वह नहीं माना तो फिर कोई और रास्ता सोचेंगे। मेहरा की बेटी को हम छोड़ देंगे। मैंने कहा है कि पूजा मेहरा मेरी देख रेख में रहेगी। हमें कोई ऐतराज नहीं, आखिर तब तक हम लोग भी तो तुम्हारे साथ ही होंगे। और फिर मेहरा की बेटी का अपहरण करने के बाद मेहरा से सौदेबाजी तो तुमने ही करनी है कि वह खुद को देश का द्रोही मानते हुए खुद को कानून के हवाले कर दे, वरना उसकी बेटी की लाश उसके पास भिजवा दी जाएगी। यही सब तो उसे कहना होगा। तुम्हारा काम आखिरी तक रहेगा। मेहरा से बात करने के लिए हम में से कोई भी सामने नहीं आएगा। एसीपी सूरज मल्होत्रा ने कहा। मेहरा की बेटी का अपहरण करके उसे रखना कहाँ है? इसके लिए कोई जगह, उस जगह का इंतजाम हमने कर रखा है। मेहरा की एस्टेट कहाँ है? यहाँ से काफी दूर है, करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर। कल सुबह ही तुम सब लोग यहाँ से वहां के लिए रवाना हो जाओगे। रास्ते में एसीपी मल्होत्रा तुम्हें हर बात की पूरी जानकारी दे देगा और यह भी बता देगा कि पूजा मेहरा की दिनचर्या क्या है, वह कहाँ कहाँ आती जाती है, किस जगह पर कितना वक्त बिताती है, उसके मिलने वालों में कौन कौन है और गनमैनों के बीच उसने कैसी सुरक्षा ले रखी है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इस काम में तुम्हें हर हाल में कामयाब होना ही होना है। कमिश्नर वर्मा ने अपने शब्दों पर जोर दिया। इस बात की मेरी पूरी कोशिश होगी। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता तब तक सतीश मेहरा की लाश उसी तरह कार की डिक्की में मौजूद रहेगी और जरूरत पड़ने पर बाद में हम मेहरा को यकीन दिला देंगे कि उसके भाई के हत्यारे तुम हो। इस बात को भी तुम्हें हमेशा याद रखना है। लेकिन इस सारे मामले में मेरे को क्यों खींच रहे हो भाई? महेश टंडन क्या उठा। इत्तेफाक से तुम बीच में आ गए हो। कमिश्नर आनंद वर्मा ने उसे घूरा। अगर तुम देवराज चौहान के साथ ना होते तो तब बात ही और थी, लेकिन अब तुम सब कुछ जान चुके हो, इसलिए इस मामले से अलग नहीं हो सकते। कहने के बाद कमिश्नर वर्मा ने देवराज को देखा। समझा देना इसे कि काम के दौरान सीधा रहे, कोई गड़बड़ ना करे। अब तुम दोनों बाकी की तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि ये कोई गड़बड़ ना करे। अब तुम दोनों बाकी की रात उसी कमरे में बिताओगे। सुबह जब तुम दोनों यहाँ से निकलोगे तो पहले की तरह ही तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बंदी होगी। हम नहीं चाहते कि तुम लोग इस जगह के बारे में जानो। एसीपी मल्होत्रा, इंस्पेक्टर रावत और यादव इस सारे काम के दौरान तुम दोनों के साथ रहेंगे। चंद जरूरी बातों के पश्चात वक्ती तौर पर बात खत्म हो गई तो इंस्पेक्टर रावत और इंस्पेक्टर यादव देवराज चौहान और महेश टंडन को वहां से ले गए। कमिश्नर वर्मा ने एसीपी मल्होत्रा से कहा, सब इंस्पेक्टर किशोर द्विवेदी और नीरज गुलाटी को फौरन हाजिर करो। यस सर। एसीपी मल्होत्रा सिर हिलाने के पश्चात वहां से निकल गया। सब इंस्पेक्टर त्रिवेदी और गुलाटी कुछ पलों बाद एसीपी मल्होत्रा के साथ वहां पहुंचे।
कमिश्नर वर्मा ने दोनों को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि हम चाहते थे। सुबह की रवानगी तय हुई है। तुम दोनों को मालूम है कि क्या क्या करना है? यस सर। कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कमिश्नर वर्मा ने सख्त स्वर में कहा। यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। कल सुबह होते ही तुम दोनों ने अपने काम की शुरुआत देवराज चौहान वाली कार का पीछा करके करनी है। जो भी तैयारी करनी हो कर लो। यस सर। सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी वहां से चले गए। कमिश्नर वर्मा और एसीपी सूरज मल्होत्रा की नजरें मिली। सर, मल्होत्रा ने कहा, हमें आशा नहीं थी कि देवराज चौहान इतनी आसानी से मान जाएगा। ठीक कहते हो तुम, लेकिन हमारी घेराबंदी ऐसी गजब की थी कि हमारी बात मानने के अतिरिक्त देवराज चौहान के पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर वह इनकार करता तो यह भी तो हो सकता है सर कि उसकी हाँ के पीछे कोई चाल खेल रहा हो। वह कोई चालबाजी खेल रहा हो। कैसी चालबाजी? कैसी भी, आखिर वह देवराज चौहान है। और नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। यह बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? एसीपी सूरज मल्होत्रा बोला। देवराज चौहान की किसी हरकत, हाव भाव और जवाब से नहीं लगा कि वह किसी तरह की गड़बड़ करने की इच्छा रखता है। आखिर आखिर हम भी नजर रखते हैं, कमिश्नर आनंद वर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर वह किसी तरह की चालबाजी कर रहा है तो समझो हम पकड़ नहीं पाए। मल्होत्रा सोच में डूब गया। तुमने यादव और रावत ने हर पल उसके साथ रहना है। देवराज चौहान पर कड़ी नजर रखना। अगर वह कोई गड़बड़ करता दिखे, खास तौर से ऐसी कि जिसमें हमारा अहित हो, तो उसे फौरन शूट कर देना। जी, वैसे आपका क्या ख्याल है? जो हम सोच रहे हैं सब कुछ वैसा ही होगा? वैसा ही होगा अगर देवराज चौहान दिल से यह काम करने को तैयार है तो, जो कि शायद वह तैयार ही है। अगर कहीं काम बिगड़ता दिखे तो उसे तुम लोगों ने संभालना है। मैं किसी भी कीमत पर यह खबर नहीं सुनना चाहता कि मिशन बिगड़ गया और हमारे मुताबिक काम नहीं हुआ। मैं काम बिगड़ने नहीं दूंगा सर, एसीपी सूरज मल्होत्रा ने यकीनी स्वर में कहा। एसीपी मल्होत्रा के जाने के बाद कमिश्नर आनंद वर्मा वहीं टहलता सोचों में डूबा रहा। रात बढ़ती गई। रात आधी गुजर गई थी। भोर के उजाले के साथ ही वह सब कार पर वहां से रवाना हो गए थे। हरीश यादव कार ड्राइव कर रहा था। बगल में राजन रावत बैठा था। पीछे वाली सीट पर एसीपी सूरज मल्होत्रा के साथ देवराज चौहान और महेश टंडन बैठे थे। तीनों पुलिस वालों के जिस्मों पर सादे कपड़े थे। सामान के 3 छोटे छोटे सूटकेस कार की डिक्की में मौजूद थे। बीते 2 घंटों में उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। कार की रफ्तार बेहद तेज थी। एसीपी मल्होत्रा ने देवराज चौहान को देखा, फिर बोला, अगर अभी मूड हो तो वहां के बारे में जानकारी दे दूं जहां हम चल रहे हैं। बता दो। सीतापुर नाम है उस जगह का। कभी छोटा सा कस्बा हुआ करता था। गरीबों की बस्ती थी। पूरे इलाके में 150 दुकानें ही थी। वहां के लोग अधिकतर खेती बाड़ी करते थे और कुछ उत्साही युवक पैसा कमाने की चाह में शहरों की तरफ निकल जाते थे। वहां सिर्फ एक ही सड़क पक्की थी, जिसे तुम मेन रोड का नाम भी दे सकते हो। वहां से आसपास की जगहों में जाने के लिए सिर्फ 2 बसें ही थी, जो कि सुबह सुबह जो कि सुबह एक एक बार वहां से रवाना होती थी और शाम को वापस आती थी। यह सीतापुर का 15 साल पहले वाला रूप है। अब वहां का क्या नक्शा है वह भी सुन लो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। अब सीतापुर अच्छा खासा शहर बन चुका है। जिस जगह पर इंसान कभी पांव रखना पसंद नहीं करता था, आज वहां पांव रखने की जगह नहीं बची। ऐसा हो जाने की वजह मदन कुमार मेहरा ही था। 15 साल पहले मदन कुमार मेहरा ने सीतापुर से 10 किलोमीटर हटकर बहुत सारी जमीन खरीदी थी और वहां महल नुमा बंगला बनाकर धीरे धीरे अपनी एस्टेट कायम करता चला गया। उधर सीतापुर में मेहरा ने कपड़ा बनाने की मिल और 4 शानदार होटल तान लिए। मिल में नौकरी पाने की खातिर लोग सीतापुर में दूर दूर से आने लगे और छोटी सी जगह खुद ही खुद आबाद होती चली गई, शहर में तब्दील हो गई। मेहरा ने बहुत दूर की सोची थी। सुविधाओं की वहां कमी थी, वह दूर होने लगी। मिल और होटलों में जिन लोगों को नौकरी मिली, उनके लिए यह शर्त भी थी कि वह अपना परिवार भी सीतापुर में ले आए। इस तरह सीतापुर की आबादी तेजी से बढ़ी। वहां की जमीन को कोई पूछता नहीं था। उस जमीन के भाव एकाएक बढ़ गए। धीरे धीरे मेहरा ने सीतापुर में जूतों की फैक्ट्री और अपना अखबार भी खोल लिया। सीतापुर से अखबार निकलने की देर थी कि हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े नामचीन लोगों का ध्यान सीतापुर की तरफ आकर्षित हुआ और लोग सीतापुर में आकर तरह तरह के काम धंधे करने लगे और धीरे धीरे सीतापुर कामयाब शहर में बदलता चला गया।
सीतापुर को कामयाब शहर बनाने का सारा श्रेय मदन कुमार मेहरा को जाता है। आज आधे से ज्यादा सीतापुर में मेहरा के धंधे ही चल रहे हैं। 15 सालों से सीतापुर की सीमा इतनी दूर फैल चुकी है। 15 सालों में सीतापुर की सीमा इतनी दूर तक फैल चुकी है कि अगर 15 सालों के बाद वहां कोई पुराना बाशिंदा पहुंचे तो वह भ्रम में पड़ जाएगा कि वह सीतापुर नहीं कहीं और आ गया है। मेहरा की ही बदौलत सीतापुर का रेलवे स्टेशन अब बड़े जंक्शन में बदल चुका है। सच बात तो यह है कि सीतापुर ने 15 सालों में इतनी तेजी से तरक्की की है कि इतनी तरक्की देश में कहीं भी नहीं हुई। मतलब कि सीतापुर में मेहरा का पूरा अधिकार है, उसकी चलती है। देवराज चौहान बोला, हाँ, अब तो सुनने में आता है कि वहाँ एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। देवराज चौहान ने कष्ट लिया, मुझे मदन कुमार मेहरा की एस्टेट और उसकी बेटी पूजा मेहरा के बारे में कुछ बताओ। वह बातें बताओ जो मुझे जाननी चाहिए। आने वाले वक्त में जिस जानकारी की जरूरत मुझे पड़ सकती है। मेहरा के एस्टेट के बारे में मोटे तौर पर सुन लो। यह तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि सीतापुर से 10 किलोमीटर के फासले पर मेहरा की एस्टेट है। उस 10 किलोमीटर के रास्ते के आसपास मेहरा के आदेश के कारण कुछ नहीं बन सका। सीतापुर से जब वह रास्ता शुरू होता है तो 4 किलोमीटर तक उस रास्ते के दोनों तरफ शानदार बंगले हैं, लेकिन उसके आगे का 6 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा और चमकता हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत पेड़ और देशी विदेशी फूलों के पौधे हैं। वहां से गुजरो तो बहुत ही अच्छी महक आती है। तुम वहां पर गए हो? देवराज चौहान ने सूरज सूरज मल्होत्रा को देखा। नहीं, लेकिन बता तो ऐसे रहे हो जैसे वहां से गुजरे हो। यह सब उस एसीपी ने बताया जो कुछ महीने पहले सीतापुर और मेहरा की एस्टेट में माली बनकर रह रहा था। एसीपी मल्होत्रा ने बताया, उस रास्ते को पार करके रास्ते की समाप्ति पर एस्टेट का बहुत बड़ा विशाल चौड़ा गेट है। 2 गनमैन गेट के बाहर मौजूद रहते हैं और 3 गेट के भीतरी तरफ वाले गनमैन नजर भी आ सकते हैं या फिर गेट के साथ ही मौजूद उस बड़े कैबिन या फिर कमरे में हो सकते हैं। गनमैनों के कमरे में 2 फोन हैं जिससे एस्टेट के भीतर बात की जा सकती है। वो गनमैन बेहद सख्त किस्म के हैं और उन्हें धोखा देकर किसी भी तरह भीतर घुस पाना आसान नहीं। उनके लिए किसी को शूट कर देना, लाश गायब कर देना मामूली सी बात है। ऐसे भी सूरज मल्होत्रा पल भर के लिए छिटका। एस्टेट की चौड़ाई 1 मील और लंबाई 1.5 मील। चारों तरफ 10-10 मील की दीवार उठा रखी है और दीवार के ऊपर कांटेदार तारों की बाढ़ है। उन तारों में रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक करंट छोड़ दिया जाता है कि कोई बाहरी आदमी उन्हें फांद कर भीतर प्रवेश न कर सके, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी दीवार की रखवाली कर पाना संभव नहीं। देवराज चौहान सूरज मल्होत्रा के शब्दों पर पूरी तरह ध्यान दे रहा था। महेश टंडन ने सीट की पुश्त से सिर लगाकर आंखें बंद कर रखी थी, परंतु उसके कान मल्होत्रा की बात पर ही थे। एस्टेट के भीतर पार्क, स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड, कई तरह के फलों के बाग और एक तरफ मार्केट भी है, ताकि वहां काम करने वाले कर्मचारी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। एक तरफ काफी बड़े हिस्से को जंगल का रूप दे रखा है, जहां हर तरह के जंगली फूल लेकिन जहाँ हर तरह के जंगली लेकिन पालतू जानवर रहते हैं। वह जानवर किसी को कुछ नहीं कहते। उनको संभालने पालने के लिए अलग से कर्मचारी हैं। उस कृत्रिम जंगल के आसपास तारों की बाड़ भी लगा रखी है कि वह जानवर जंगल के बाहर ना निकले। यूं समझो कि मेहरा ने एस्टेट में एक छोटा सा शहर बसा रखा है। वहां पर जो भी कर्मचारी रखा जाता है उसकी खासी जांच पड़ताल की जाती है। हमारे एसीपी को एस्टेट में माली की नौकरी पाने के लिए 2 महीने जी तोड़ जद्दोजहद करनी पड़ी। सीतापुर के नामी लोगों का विश्वास जीतकर उनकी सिफारिश भी लगवानी पड़ी, तब कहीं जाकर वह एस्टेट में माली बन सका। एस्टेट के कर्मचारियों के लिए कुछ जगह पर छोटी सी कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ 4 मंजिला क्वार्टर है। वहाँ का हर काम बहुत ढंग से, सुचारू रूप से सोच समझकर किया गया है। कर्मचारियों को दिन बांट कर सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। मदन कुमार मेहरा अपने कर्मचारियों को अच्छी खासी तनख्वाह देता है, सुविधाएं देता है। इसलिए एस्टेट में नौकरी पाने के लिए हर कोई इच्छुक रहता है और वहां के कर्मचारी भी मेहनत और मन लगाकर काम करते हैं। एसीपी मल्होत्रा सांस लेने के लिए रुका। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट खुली खिड़की के बाहर फेंक दी। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। महेश टंडन अभी तक उसी मुद्रा में था। अब मैं एस्टेट में बने महल रूपी बंगले पर आता हूँ। सूरज मल्होत्रा पुनः बोला। वह बंगला 2 मंजिला है और 10,000 गज में फैला हुआ है। बंगले के भीतर जो खूबसूरती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। देखने पर ही समझ पाओगे।
ऐसा हमारे उस एसीपी का कहना है जो मंगला देख चुका है। वहां के बारे में इतना ही जान लो कि मदन कुमार मेहरा, उसकी पत्नी सीमा मेहरा, बेटी पूजा मेहरा और भाई सतीश मेहरा, जो कि अब दुनिया में नहीं है, वह सब बंगले के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। बंगले में किसी फालतू आदमी को आने की इजाजत नहीं है। नौकरों का जो काम होता है वह पूरा करके बाहर निकल जाते हैं। बंगले के नीचे वाले हिस्से के एक कमरे में एस्टेट मैनेजर अशोक बक्सी का ऑफिस है, जो एस्टेट के हर जरूरी काम की देखभाल पूरी सावधानी से करता है और वहां का संतुलन बनाए रखता है। किसी बाहरी आदमी से मेहरा ने मिलना है और किससे नहीं, इस बात का भी वही ध्यान देता है। आने वाले के संबंध में बाहरी गेट पर मौजूद गनमैन फोन पर अशोक बक्सी से ही बात करते हैं। एसीपी सूरज मल्होत्रा ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो ना? मल्होत्रा ने पूछा। कहते जाओ, सब नोट कर रहा हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। सूरज मल्होत्रा ने पुनः कहा, अब मैं मदन कुमार मेहरा की ब्रिगेड पर आता हूँ। यूँ समझो कि उसकी ब्रिगेड में खतरनाक वहशी जानवर भरे पड़े हैं। वह 20 के करीब है। उन गनमैनों का खौफ सीतापुर में किसी से बात करके महसूस किया जा सकता है। मेहरा के इशारों पर वह सब कुछ कर गुजरने पर तैयार रहते हैं। उनके बारे में सीतापुर के अधिकतर लोग जानते हैं और वह गनमैन खुलेआम ऐसा कुछ नहीं करते कि सीतापुर के लोग मन ही मन मेहरा के खिलाफ होने लगे। उन्होंने जो करना होता है वह खामोशी से कर गुजरते हैं। ऐसे में कुछ तो जान जाते हैं कि यह कांड मेहरा के इशारों पर हुआ है और कुछ अटकलें लगाते ही रह जाते हैं। सीधे तौर पर यूं समझ लो कि सीतापुर में छिपे तौर पर मदन कुमार मेहरा का ही कानून चलता है। जब से मेहरा ने सीतापुर में अपनी एस्टेट बनाई है तब ही से अपना दबदबा कायम रखा हुआ है। महेश टंडन ने गहरी सांस ली और आंखें खोल ली। देवराज चौहान का पूरा ध्यान सूरज मल्होत्रा के शब्दों पर था। अब मैं आता हूँ पूजा मेहरा पर, जो कि हमारा शिकार है। पूजा मेहरा 20-21 बरस की हद से ज्यादा खूबसूरत युवती है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। सीतापुर में तुम्हें पूजा मेहरा को दिखा दूंगा। पिछले 2 महीनों से उसने कपड़े की मिल का सारा चार्ज अपने हाथ में ले रखा है और मिल का सारा काम वही देखती है। धीरे धीरे वह मेहरा के हर बिजनेस पर अपना अधिकार कर लेना चाहती है और मेहरा भी यही चाहता है कि उसके बिजनेस उसकी बेटी संभाल ले। सीतापुर जैसी जगह में मेहरा परिवार को कोई खतरा नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेहरा परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। फिर भी एहतियात के तौर पर पूजा मेहरा के साथ 4 बॉडीगार्ड्स रहते हैं जो कि गन से लेस रहते हैं। जब वह एस्टेट से निकलकर मिल जाती है और वापस आती है, मिल में वह सुबह 10-11 के बीच जाती है। वापस लौटने का उसका कोई निश्चित वक्त नहीं है। वैसे देखने में आया है कि उसकी कोशिश यही रहती है कि वह 5-6 बजे तक एस्टेट में आ जाए। उसे देर भी हो जाती है। पूजा मेहरा के मिल में रहने के दौरान उसके चारों गनमैन एक कमरे में रहते हैं। मिल में अपनी मौजूदगी के दौरान पूजा बॉडीगार्ड्स को अपने पास नहीं रखती। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखने में वह संजीदा लड़की लगती है। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। इतना कहकर सूरज मल्होत्रा खामोश हो गया। कुछ और पूछना है? क्षणिक खामोशी के बाद सूरज मल्होत्रा ने पूछा। बाकी सीतापुर पहुंचकर देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, जो बातें तुमने बताई है तब तक मैं उन पर जरा गौर कर लूं कि कौन कौन सी बात इस काम में मेरे काम आ सकती है। शाम 4 बजे के लगभग वह लोग सीतापुर में प्रवेश कर गए थे। सीतापुर के जिस होटल में उन लोगों ने 2 कमरे लिए, उस होटल का नाम स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड होटल सीतापुर के अच्छे होटलों में गिना जाता था। एक कमरे में देवराज चौहान के साथ एसीपी सूरज मल्होत्रा था और दूसरे कमरे में इंस्पेक्टर रावत और इंस्पेक्टर यादव के साथ महेश टंडन था। देवराज चौहान नहा धोकर निकला, कपड़े बदले तो सूरज मल्होत्रा बाथरूम में प्रवेश कर गया। जब मल्होत्रा बाहर निकला तो देवराज चौहान वहां नहीं था। उसने यही सोचा कि वह टंडन के पास गया होगा, परंतु जब आधा घंटा बीत गया तो उस कमरे से निकलकर वह बगल वाले कमरे में पहुंचा जहां बाकी लोग मौजूद थे, परंतु देवराज चौहान वहां भी नहीं था। देवराज चौहान कहाँ गया? एसीपी सूरज मल्होत्रा के होठों से निकला। वह तो आपके साथ था सर। इंस्पेक्टर राजन रावत की आंखें सिकुड़ी। मैं नहाने गया तो बाहर आने पर उसे देखा नहीं। मैंने सोचा यहीं कहीं होगा। मल्होत्रा के होठ भिज गए। इसका मतलब वह हमें धोखा देकर निकल गया। यह तो बहुत बुरा हुआ सर। इंस्पेक्टर यादव के होठों से निकला। रावत, सूरज मल्होत्रा ने कहा, जाकर देखो पार्किंग में हमारी कार है या नहीं। रावत फौरन बाहर निकल गया। रावत के वापस आने तक वहां चुप्पी ही रही। सर, पार्किंग में कार मौजूद है, रावत ने आकर बताया। सूरज मल्होत्रा के चेहरे पर कठोरता ना छूटी। आखिर हमें धोखा दे ही गया वह।
एसीपी मल्होत्रा के स्वर में हार के भाव थे। सर, यह भी तो हो सकता है देवराज चौहान यूं ही बाहर निकल गया हो, शंकित सा यादव बोला। अगर देवराज चौहान यूं ही गया होता तो हमें बताकर गया होता, हम में से कोई उसके साथ जाता। इस तरह चुपचाप खिसक जाने का तो यही मतलब है कि वह गया, कोई कुछ कहता भी तो क्या। इस काम का सारा दारोमदार देवराज चौहान पर था। इतनी दूर आकर सारा खेल चौपट हो गया। यहाँ पर ऐसे किसी इंसान का मिलना भी संभव नहीं जो इस काम को अंजाम दे सके। एसीपी ने कठोर स्वर में कहा, अगर मुझे पहले से ही इस बात का अंदेशा होता कि देवराज चौहान ऐसा कोई कदम उठा सकता है तो मैं उसे किसी भी तरह की कोशिश में कामयाब नहीं होने देता। हमें फौरन इस बात की खबर कमिश्नर साहब को दे देनी चाहिए कि सर, रावत बोला, अगर देवराज चौहान वास्तव में चला गया है तो इसमें अब कमिश्नर साहब क्या कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें फौरन खबर की जाए या देर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में हमें कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है देवराज चौहान होटल में ही कहीं हो। आते ही वह नहाकर बाहर निकल गया। यह कोई हिल स्टेशन तो है नहीं कि लंबे सफ़र की थकान की परवाह न करके प्रकृति का नज़ारा देखने भाग खड़ा हुआ हो। 10 घंटे के लंबे थकाऊ सफ़र के बाद इंसान कम से कम घंटा भर तो आराम करना चाहेगा। एसीपी मल्होत्रा ने कहा, एक कप चाय तो पीनी ही चाहिए। मल्होत्रा की बात सही थी। सूरज मल्होत्रा की निगाह महेश टंडन की तरफ घूमी, जो अभी तक कुर्सी पर बैठा आराम से उनकी बातें सुन रहा था। मल्होत्रा के कुछ कहने से पहले ही टंडन बोल उठा, यह मत सोचो कि तुम लोगों ने देवराज चौहान पर काबू पा लिया है। अगर उसने छुटकारा पाना होता तो वहीं पा लिया होता, यहाँ तक नहीं आता। चिंता मत करो, आ जाएगा वह। हर इंसान अपनी आदतों का मालिक होता है। इस सफ़र के बाद तुम्हें घंटा भर आराम की ज़रूरत हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि देवराज चौहान ऐसे सफ़र का आदी हो और वह आराम की ज़रूरत महसूस न करता हो। उसने यहाँ खास काम को अंजाम देना है। तुम, मल्होत्रा ने कहना चाहा। देवराज चौहान कहीं भी खिसका नहीं है, वह आ जाएगा, टंडन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान जब होटल से बाहर निकला उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। पश्चिम की तरफ झुका सूर्य अभी भी धूप फैलाए खड़ा था। यह काफ़ी भीड़ भाड़ वाला परंतु साफ इलाका था। सामने ही मुख्य सड़क पर ट्रैफिक आता जाता लग रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़ गया। आसपास निगाहें घुमाता देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। सिगरेट समाप्त होने पर देवराज चौहान ने करीब से गुजरते व्यक्ति को रोककर कपड़े की मिल के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बता दिया, यानी कि मिल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। उस व्यक्ति के बताए रास्ते पर 15 मिनट चलने के पश्चात देवराज चौहान मिल के सामने जा पहुँचा। तब 5:30 बज रहे थे। मिल के बाहर काफ़ी भीड़ थी। 5 बजे वाली पारी के कारीगर लगभग बाहर निकल चुके थे और 5:30 बजे की पारी के कर्मचारी मिल के विशाल फाटक में बने छोटे से दरवाजे से चेकिंग के पश्चात भीतर जा रहे थे। एक तरफ खड़ा होकर देवराज चौहान वहाँ का नज़ारा लेने लगा। मिल बहुत लंबी चौड़ी और विशाल थी। शहर के बीचों बीच स्थित थी। मिल के बाहर खुले अहाते में सैकड़ों साइकिलें और अन्य वाहन खड़े थे। विशाल गेट के ऊपर गोलाई लिए 5 फीट चौड़े बोर्ड के ऊपर मेहरा मिल्स लिमिटेड मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था। देवराज चौहान मिल के बाहरी रास्तों पर नजरें दौड़ाने लगा। मिल पार्किंग के अहाते के बाद 3 रास्ते बन रहे थे। 2 सड़कें तो दाएं बाएं जा रही थी और तीसरी सीधी सड़क जाकर मुख्य सड़क से मिल रही थी। स्पष्ट था कि मेहरा की बेटी जब मिल से निकलती होगी तो सीधे मुख्य सड़क पर आने के बाद ही अपने रास्ते पर रवाना होती होगी। अभी वह भीतर थी या नहीं, इस बात को जानना, पूछताछ करना मुनासिब नहीं था। पूजा मेहरा के बारे में पूछने से सामने वाला शक खा सकता था। कुछ ही दूरी पर चाय की टपरी नजर आई तो देवराज चौहान वहां जा पहुंचा। दुकान के बाहर ही चंद टूटी फूटी कुर्सियां मौजूद थी। देवराज चौहान एक कुर्सी पर जा बैठा। कुछ ही दूरी पर मिल का फाटक नजर आ रहा था। जाने वाले मिल कर्मचारी वहां से रवाना हो चुके थे, कुछ जाने की तैयारी में थे और मिल के भीतर जाने वाले कर्मचारी भी भीतर जा चुके थे। कुछ ही बाकी बचे थे। कर्मचारियों की भीड़ बीतते वक्त के साथ कम होती जा रही थी। कुछ दूं साहब जी, चाय की दुकान वाला छोकरा पास आकर बोला। चाय ले आओ। छोकरा चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। उसका पूरा ध्यान आसपास का माहौल जानने में था। सिगरेट समाप्ति पर आई तो वह छोकरा चाय ले आया। देवराज चौहान ने सिगरेट एक तरफ उछाली और चाय का गिलास थाम लिया। कुछ और लाऊं साहब जी? छोकरा बोला। देवराज चौहान ने एकाएक मुस्कुराकर उसे देखा। नहीं, यह मिल तो बहुत अमीर आदमी की होगी। देवराज चौहान ने प्रभावित होने वाले अंदाज में कहा। हाँ साहब, छोकरा छाती फुलाकर बोला। मेहरा साहब की है, बहुत बड़े आदमी है मेहरा साहब। सीतापुर का बच्चा बच्चा जानता है उन्हें। अच्छा? देवराज चौहान ने हैरानी प्रकट की। वह तो रोज ही आते होंगे। नहीं साहब, उन्हें यहाँ आए तो 6-6 महीने हो जाते हैं।
अब तो उनकी बेटी पूजा मैम साहब ही यहाँ की देखभाल करती है। बहुत अच्छी मैम साहब है, अभी निकलने वाली ही होंगी। पूजा मैम साहब अक्सर 5 बजे वाली पारी शुरू होने के बाद यहाँ से निकल जाती है। इसका मतलब कि मेहरा की बेटी के बाहर आने का वक्त हो रहा है। छोकरा चला गया। देवराज चौहान ने चाय समाप्त की और पैसे देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मेहरा की बेटी के मिल से बाहर निकलने का वक्त हर रोज ही लगभग तय था। ऐसे में मेहरा की बेटी पर हाथ डालने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यह जानना आवश्यक था कि मेहरा की बेटी मिल से निकलने के बाद कौन कौन से रास्ते तय करके एस्टेट में पहुंचती है। देवराज चौहान को महसूस हुआ कि उसे कार लानी चाहिए थी। पूजा मेहरा की वापसी का रूट उसका पीछा करके ही जाना जा सकता था। इस काम में वह किसी टैक्सी का सहारा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेहरा खानदान सीतापुर का एक जाना माना परिवार था। मेहरा से लोग खोप भी खाते थे। ऐसे में कोई भी पूजा मेहरा का पीछा करने को तैयार नहीं होता। उल्टे कोई दमखम वाला या फिर उल्टे दिमाग वाला इंसान हुआ तो खाम का झगड़ा खड़ा कर सकता था। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई और पुनः मिल वाले रास्ते पर बढ़ गया। अब मिल के बाहर इक्का दुक्का कर्मचारियों के अलावा कोई नहीं था। जिनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी वह जा चुके थे और जिनकी ड्यूटी शुरू हुई थी वह मिल के भीतर चले गए थे। मिल के फाटक के बाहर कंधे पर बंदूक लटकाए दरबान मौजूद था। देवराज चौहान मिल के सामने जा रही सीधी सड़क पर जाकर टिटका फिर सड़क पर ही आगे बढ़ गया, जिसका रास्ता मुख्य सड़क पर निकलता था। मन ही मन देवराज चौहान यह तय कर चुका था कि कल शाम को वह कार लेकर आएगा और पूजा मेहरा के मिल से निकलने पर उसका पीछा करके उसके वापस जाने के रूट के बारे में जानकारी पाने के बाद यह तय करेगा कि किस जगह पर पूजा मेहरा पर हाथ डाला जा सकता है, किस जगह पर वह सुरक्षित रहकर आसानी से उसका अपहरण कर सकता है। सामने ही मुख्य रोड नजर आने लगी थी। आते जाते वाहन दिखाई देने लगे थे। तभी देवराज चौहान के कानों में वाहन के इंजन की आवाज़ पड़ी। इंजन की आवाज़ पीछे की तरफ से आ रही थी। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो गया कि क्या पूजा मेहरा मिल से बाहर आ गई है। देवराज चौहान अनजान सा बना उसी सड़क के बीच चलता जा रहा था जैसे उसे पीछे आने वाले वाहन का पता ही ना हो। दूसरे ही पल उसके कानों में हॉर्न की तीव्र आवाज़ पड़ी। हॉर्न का स्वर सुनते ही वह फौरन एक तरफ हुआ और पलट कर देखा। एक कार आगे थी, एक पीछे और एक उससे पीछे। 3 कारें। आगे वाली कार को एक गनमैन ड्राइव कर रहा था और दूसरा उसकी बगल में बैठा था। बगल में बैठे गनमैन के हाथों में थमी गन की स्पष्ट झलक मिली। चेहरों से ही वह दोनों ही खतरनाक लगे। दूसरी कार सामने से निकली। उसे वर्दीधारी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, परंतु चेहरे मोहरे से वह किसी भी तरफ से शरीफों की जमात वाला इंसान नहीं लग रहा था। स्पष्ट था कि वह भी गनमैन था। सफ़ेद वर्दी का नकाब जिस्म पर ओढ़ रखा था। यकीनन वह भी हथियारबंद था। वह विदेशी कार थी और पीछे वाली सीट पर बला की खूबसूरत हसीन युवती बैठी थी जो कि पूजा मेहरा थी। कार पर काले शीशे चढ़े थे। उसकी झलक वह इसलिए देख पाया कि एक तरफ की कार की शीशे का शीशा नीचे गिरा हुआ था और वह कार भी सामने से निकल गई। तीसरी कार सामने से गुजरी। पहली कार की भांति उस कार में भी 2 गनमैन मौजूद थे। एक ड्राइव कर रहा था और दूसरा गन थामे चाक चौबंद बैठा था। तीनों कारों ने सामान्य गति से मिल के सामने की छोटी सी सड़क पार की और मुख्य सड़क पर जाकर एक और मुड़ती चली गई। देवराज चौहान वहीं खड़ा तब तक उन कारों को जाते देखता रहा जब तक कि वह मुड़कर निगाहों से ओझल ना हो गई। सिगरेट सुलगा कर कष्ट लेता देवराज चौहान पुनः सोच भरे अंदाज में आगे बढ़ा। उसका इरादा अब इस रास्ते पर भी निगाह मारने का था जो 10 किलोमीटर लंबा सीधा एस्टेट के लोहे के मुख्य द्वार पर जाकर खत्म होता था। एसीपी सूरज मल्होत्रा हद से ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा था। देवराज चौहान का इस तरह चुपचाप निकल जाना उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर देवराज चौहान नहीं लौटा, जो कि उसे लग रहा था कि वह नहीं लौटेगा, तो वह कमिश्नर आनंद वर्मा को क्या जवाब देगा। वर्मा ने सारे मामले का दारोमदार उस पर डालकर देवराज चौहान को उसके साथ किया था, लेकिन देवराज चौहान आसानी से उसके हाथों से निकल गया था। कितनी मेहनत के साथ उन लोगों ने योजना को परवान चढ़ाने के लिए हर काम को अंजाम दिया था। देवराज चौहान को किस खूबसूरती के साथ काम के लिए तैयार किया था, और अब असफलता का मतलब था जान गंवाना। और अब तभी फोन की घंटी बज उठी। सूरज मल्होत्रा की सोचें टूटी। इस वक्त वह परेशान हाल में अपने कमरे में अकेला था। वह इस बात को लेकर उलझन में पड़ा था कि किसका फोन हो सकता है। हेलो। आगे बढ़कर मल्होत्रा ने रिसीवर उठाया। ऑपरेशन बादशाह। यस। एसीपी मल्होत्रा सतर्कता से बोला। सब इंस्पेक्टर त्रिवेदी। यस सर। किशोर त्रिवेदी की आवाज आई।
सर आपके पीछे ही हम होटल में पहुंचे हैं। इस वक्त आपके नीचे वाले फ्लोर में रूम नंबर 12 में है। सब इंस्पेक्टर गुलाटी मेरे साथ है। हमारे काम की खबर हो तो आप। मेरे ख्याल में अब तुम लोगों के काम की खबर नहीं मिलेगी। मैं समझा नहीं सर। त्रिवेदी का उलझन भरा स्वर कानों में पड़ा। एसीपी सूरज मल्होत्रा का चेहरा तनाव और क्रोध से भरा पड़ा था। देवराज चौहान यहाँ पहुंचते ही जाने कहाँ चला गया है। मल्होत्रा ने दांत भींच कर कहा, यह कैसे हो सकता है सर? हो गया है। ओ, हमारे लायक कोई काम सर? तुम्हारा और गुलाटी का काम तो बाद में शुरू होना था, जब देवराज चौहान अपने काम को अंजाम देता। अब क्या किया जा सकता है? इस बात के चांसेस बहुत कम है कि देवराज चौहान वापस लौटे। और 5 बजे गया था और अब 8 बज रहे हैं। दूसरी तरफ से सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी से कुछ कहते ना बना। तुम लोग हम लोगों से मिलने की कोशिश मत करना, वहीं रहना। एक बार फिर इस मसले पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। देवराज चौहान के चले जाने से सारा मामला बिगड़ गया है। कहने के साथ ही एसीपी सूरज मल्होत्रा ने रिसीवर रखा और चेहरे पर क्रोध समेटे टहलने लगा। कुछ देर बाद ही देवराज चौहान ने रूम में कदम रखा तो रात के 9 बज रहे थे। सूरज मल्होत्रा ने उसे देखा तो 2 पलों के लिए थका सा खड़ा रह गया। उसका चेहरा देखते ही देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। वह फौरन ही समझ गया कि मल्होत्रा की हालत क्यों बिगड़ी हुई है। तुम? खुद पर काबू पाता सूरज मल्होत्रा बोला, तुम कहाँ चले गए थे? सोफा चेयर पर बैठते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तो तुम्हारा ख्याल था कि मैं गया? एसीपी सूरज मल्होत्रा ने 2 पलों के लिए होठ भींच लिए। कहीं जाना था तो बताकर जाते। मल्होत्रा अब काफी हद तक खुद पर काबू पा चुका था। बता देता तो तुम साथ हो जाते या किसी को मेरे साथ कर देते, जबकि मैं अकेला जाना चाहता था। एसीपी सूरज मल्होत्रा कई पलों तक उसे घूरता रहा। कहाँ गए थे? उसी काम की खातिर जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, देवराज चौहान ने कष्ट लेकर कहा। पहले उस मिल तक गया जहाँ मेहरा की बेटी रोज आती जाती है। फिर 10 किलोमीटर लंबे उस रास्ते को देखा जो मेहरा एस्टेट तक जाता है। जाने का कुछ फायदा हुआ? हाँ, देवराज चौहान ने शांत अंदाज में सिर हिलाया। मिल के बाहर इत्तेफाक से ही पूजा मेहरा और उसकी सिक्योरिटी को देख लिया। अब यह बात तो स्पष्ट हो गई कि वह किस तरह की सुरक्षा घेरे में रहती है। उसका चेहरा देख लेना अच्छा रहा कि अब उसे हर जगह पहचान लूंगा। सिर्फ एक बात देखनी बाकी रह गई कि एस्टेट से मिल तक आने जाने के दौरान वह किस रास्ते का इस्तेमाल करती है। इसके लिए कल सुबह मुझे उस 10 किलोमीटर के रास्ते के बाहर खड़ा रहना होगा कि जब पूजा मेहरा निकले तो उसके पीछे पीछे जाकर यह जान सकूं कि वह किस रास्ते से मिल तक पहुंचती है। और शाम को भी इसी तरह चेक करना पड़ेगा कि किन किन सड़कों का सहारा लेते हुए वह दोबारा एस्टेट तक पहुंचती है। यह जानने के बाद ही उसके अपहरण की योजना बनाऊंगा। सूरज मल्होत्रा गहरी सांस लेकर बैठ गया। बहुत तेजी से हर काम को अंजाम देते हो। हाँ, देवराज चौहान व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मुझे सरकार तनख्वाह नहीं देती कि तुम लोगों की भांति हर काम ढीले ढाले तरीके से करूं। यहाँ तो प्यास लगने पर कुआं रोज खोदकर रोज पानी पीना पड़ता है। पानी की सरकारी पाइप अगर मेरे मुंह तक भी आती हो तो फिर कुआं खोदने की मुझे क्या जरूरत थी? ऐसे भी सूरज मल्होत्रा उसे देखता रह गया। बोला कुछ नहीं। एक बात का एक बात का खास ध्यान रखना कि मैं अपने किसी भी काम को अंजाम देते हुए फालतू के आदमियों को अपने साथ रखना पसंद नहीं करता। और फिर तुम तो पुलिस वालों के आदमी हो। देवराज चौहान एक एक बात पर जोर देता हुआ बोला, तुम लोगों को अपना काम चाहिए, वह पूरा हो जाएगा। मतलब कि कल मैंने जो काम करना है वह भी अकेले ही करना है। मैं अकेला ही जाऊंगा, कोई मेरे साथ या पीछे नहीं होगा। सूरज मल्होत्रा के होठ भींच गए। बोलो। ठीक है, एसीपी सूरज मल्होत्रा ने फैसले वाले स्वर में कहा। यहाँ पर तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन इस बात का वायदा तुम्हें करना होगा कि तुम भविष्य में हमसे धोखेबाजी करते हुए भागोगे नहीं। ऐसा वादा तो तभी कायम हो गया था जब मैंने तुम लोगों के लिए काम करने को हामी भरी। और ऐसे वायदे तब तक कायम रहते हैं जब तक सामने वाला कोई हेरा फेरी नहीं करता। हमने वाला तुमसे क्या हेरा फेरी करनी है? तो फिर मेरा वायदा भी अपनी जगह कायम और अटल है। देवराज चौहान ने कष्ट लिया। उसी समय इंस्पेक्टर राजन रावत ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान को देखते ही चुटका। तुम आ गए? रावत के होठों से निकला। देवराज चौहान कुछ ना बोला। मल्होत्रा और रावत की नजरें मिली। तुम सबने डिनर किया? सूरज मल्होत्रा ने पूछा। अभी नहीं सर। डिनर ले लो और रूम सर्विस में इंटरकॉम पर हमारे लिए भी डिनर के वास्ते कह दो। जी सर। जाओ, और जब तक कोई खास वजह ना हो तब तक आने की जरूरत नहीं। रावत ने सिर हिलाया। देवराज चौहान को देखा, फिर पलटकर बाहर निकल गया। सूरज मल्होत्रा उठा और दरवाजा भीतर से बंद करके वापस बैठ गया। अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। देवराज चौहान बोला। क्या?
पूजा मेहरा का अपहरण हो जाता है तो उसे कहाँ रखा जाएगा? देवराज चौहान ने पूछा। जगह का इंतजाम है हमारे पास। कहाँ है? मैंने पूछा, है कहाँ? सूरज मल्होत्रा देवराज चौहान को देखने लगा। तुम लोग मुझसे काम करा रहे हो तो हर बात साफ और सामने रखना चाहिए तुम्हें। क्यों? क्या यह जरूरी है कि तुम उस जगह को सामने देखो? मल्होत्रा ने कहा। हाँ, इस मामले से संबंधित जो भी बातें हैं उसका नक्शा मेरे सामने होना जरूरी है। अच्छी बात है, सूरज मल्होत्रा ने सोच भरे स्वर में कहा। काम शुरू होने से पहले तुम्हें वह जगह दिखा दूंगा। वह जगह सीतापुर में है या बाहर? सीतापुर में है। एसीपी सूरज मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। सीतापुर में ही है। सीतापुर में ही मेहरा की बेटी को इसलिए रखा जाएगा कि मेहरा सोच भी नहीं सकता कि उसकी बेटी का अपहरण करके उसे सीतापुर में ही रखने का कोई हौसला कर सकता है, इसलिए ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया गया है। वह जगह किसकी है? कमिश्नर साहब के किसी खास जान पहचान वाले की, जो विदेश में रहता है, सूरज मल्होत्रा बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए कष्ट लिया। एक बात का जवाब और दो, देवराज चौहान ने कहा। पूछो। मान लो मैं पूजा मेहरा का अपहरण कर लेता हूँ। देवराज चौहान ने कष्ट लेते हुए सूरज मल्होत्रा की आंखों में झांका। फिर मेहरा को उसकी बेटी पूजा के दबाव के अंडर लिया जाएगा कि वह अपने अपराधों को स्वीकार करके खुद को कानून के हवाले कर दे। तुम लोगों का कहना है कि वह अपनी बेटी को इस हद तक चाहता है कि अपनी बेटी की खातिर वह खुद को कानून के हवाले कर देगा? एसीपी सूरज मल्होत्रा ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी की खातिर मेहरा खुद को कानून के हवाले कर देगा। मान लेता हूं कि तुम लोग ठीक कहते हो, ऐसा ही होगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन कुछ देर के लिए तुम भी मेरी यह बात मानो कि मेहरा तुम लोगों की बात नहीं मानता, अपनी बेटी की खातिर खुद को कानून के हवाले नहीं करता, तब? सूरज मल्होत्रा ने फौरन कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। कुछ पलों बाद मल्होत्रा बोला। इस बात को लेकर हमें पहले भी बात हो चुकी है। अगर मेहरा अपनी बेटी के दबाव के पश्चात भी हमारी बात नहीं मानता तो फिर कोई और रास्ता अख्तियार किया जाएगा। सोचा जाएगा कि मेहरा को किस तरह कानून की गिरफ्त में लिया जाए। और उस वक्त पूजा मेहरा की स्थिति क्या होगी? जाहिर है उसे छोड़ दिया जाएगा। मल्होत्रा ने देवराज चौहान को देखा। मालूम है मुझे, यह बात तुम लोग पहले भी कह चुके हो। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। लेकिन जब मेहरा की बेटी को छोड़ने का वक्त आएगा तो तब तुम लोग यह कहकर अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हो कि उसने तुम सबके चेहरे पहचान लिए हैं। भविष्य में वह तुम लोगों की पहचान कर मेहरा से कहकर तुम लोगों के लिए कोई खतरा पैदा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात की हमें कोई फिक्र नहीं है, एसीपी मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि भविष्य में हमारा वास्ता कभी भी पूजा से नहीं पड़ेगा। दूसरे, वह हमें बदमाश समझती है। अगर कभी उसने हमें देखा भी तो हम पुलिस की वर्दी में होंगे और वर्दी में हम लोगों का आधा रूप बदल जाता है। तब वह शक तो खा सकती है लेकिन यकीन से कुछ कहने की स्थिति में नहीं होगी। तीसरी बात यह कि जब तक हम सीतापुर में हैं तब तक हेडक्वार्टर में हमारी हाजिरी लग रही है और हम वहीं पर खास काम में व्यस्त हैं। इसलिए यह बात कभी भी जग जाहिर नहीं होगी कि हमने कभी भी खास तौर से इन दिनों सीतापुर में कदम भी रखा है। ऐसे में हम लोगों को कोई खतरा नहीं। हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो अपने बचाव का रास्ता भी हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। किसी भी तरफ से हम फंसने वाले नहीं। देवराज चौहान ने सोच भरे भाव में सिर हिलाया। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। देवराज चौहान के शब्दों में पक्कापन आ गया। लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना कि मेहरा माने या ना माने, लेकिन उसकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गुनहगार को फंसाने के लिए निर्दोष की जान लेना सीधे से गलत है। हम समझते हैं इस बात को, मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा, और इस बात का वादा करते हैं कि मेहरा की बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हम तो उसका इस्तेमाल सिर्फ मेहरा को कानून के फंदे में फंसाने के लिए कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि उसका इस्तेमाल इससे ज्यादा ना हो। इस बार जवाब में एसीपी सूरज मल्होत्रा शांत अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। अगले दिन सुबह तैयार होने और ब्रेकफास्ट के बाद देवराज चौहान बोला, कार की चाबी दे दो। एसीपी सूरज मल्होत्रा ने कार की चाबी देवराज चौहान को देते हुए कहा, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। जरूर करना। चाबी लेने के पश्चात देवराज चौहान कमरे से बाहर निकल गया। कार पार्किंग में खड़ी थी। लंबे सफर में कार धूल से अट गई थी, जिसे कि होटल वालों ने साफ करके अच्छी तरह चमका दिया था। देवराज चौहान कार में बैठा और स्टार्ट करके होटल के बाहर लेता चला गया। सुबह के 7 बज रहे थे। सड़क पर कोई खास ट्रैफिक नहीं था। 20-25 मिनट के उपरांत वह उस सड़क के किनारे पर था जो 10 किलोमीटर के बाद मेहरा एस्टेट के फाटक पर जाकर खत्म होती थी। देवराज चौहान ने कुछ पल आसपास निगाह मारने के पश्चात खास जगह को चुना और कार को वहीं खड़ी करके
इंजन बंद करके कार में ही बैठा सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेने लगा। इस वक्त 7:45 बजने जा रहे थे और देवराज चौहान को इंतजार था पूजा मेहरा के आने का। कोई जरूरी भी नहीं था कि पूजा मेहरा आए। हो सकता है आज उसका मिल जाने का प्रोग्राम न हो, लेकिन देवराज चौहान को तो इंतजार करना ही था। और यह इंतजार करीब 2.5 घंटे का रहा। उस वक्त कोई 10:15 10:30 बज रहे थे जब वह 3 कारें आती दिखाई दी। आगे पीछे चल रही गनमैनों की कारें तो कल वाली ही थी, परंतु पूजा मेहरा की आज वाली कार दूसरी विदेशी कार थी, कल वाली नहीं थी। मतलब कि पूजा मेहरा कभी किसी कार में तो कभी किसी कार पर मिल जाती थी। देवराज चौहान ने सोचा कि उसे इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा। पिछली सीट का शीशा आज भी हटा हुआ था। देवराज चौहान ने पूजा मेहरा की झलक देखी। वह वास्तव में खूबसूरत थी। जब वह तीनों कारें आगे निकल गई तो देवराज चौहान ने अपनी कार स्टार्ट की और काफी फासला रखकर उनका पीछा करने लगा। आगे वाली कारों की गति सामान्य थी। जिस रास्ते से वह कारें गुजर रही थी, देवराज चौहान उन रास्तों की पहचान करता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद आगे वाली कारें मिल के फाटक पर पहुंची तो फौरन ही मिल का बड़ा वाला फाटक खुला और वह तीनों कारें भीतर समा गई। मिल का फाटक पुनः बंद हो गया। देवराज चौहान ने अपनी कार पहले ही रोक ली थी। मिल का फाटक बंद होने के बाद कई पलों तक देवराज चौहान कार में ही बैठा रहा। चेहरे पर सोच के भाव थे। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि पूजा मेहरा वापस उसी रास्ते से जाती होगी, परंतु फिर भी शाम को इस बात की तस्दीक कर देना जरूरी था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कार स्टार्ट करके वापस उसी रास्ते पर डाल दी जिस रास्ते को तय करके पूजा मेहरा मिल तक आई थी। कार की रफ्तार धीमी थी। देवराज चौहान इस वक्त इस बात को चेक कर रहा था कि अगर रास्ते में कहीं पर पूजा मेहरा पर हाथ डालना हो तो इसके लिए कौन सी जगह मुनासिब होगी। देवराज चौहान ने शाम को भी पूजा मेहरा की वापसी का रूट देखा और वापस होटल जा पहुंचा। पूजा मेहरा की वापसी का रूट वही था जिस रूट से वह सुबह मिल तक गई थी। चूंकि दिन भर देवराज चौहान उस रूट की जगहों को चेक करता रहा था कि अपहरण के काम को किस जगह अंजाम दे सकता है, इसलिए अब उसका दिमाग उन्हीं जगहों पर घूम रहा था कि कहां पर से पूजा मेहरा का अपहरण करे। 3 जगह ऐसी थी उस रूट में जहां पूजा मेहरा पर हाथ डाला जा सकता था और पूरी तरह अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुआ जा सकता था। लेकिन इस वक्त एक भारी दिक्कत नजरों में थी, पूजा मेहरा के गनमैन। देवराज चौहान चाहता था कि यह काम खामोशी से हो जाए, परंतु गनमैनों की वजह से शोर शराबा होना लाजिमी था। गनमैनों का क्या किया जाए? वह उनसे मुकाबला करके खामखा का खून खराबा नहीं करना चाहता था। वैसे भी देवराज चौहान को ऐसे काम पसंद नहीं थे कि जिन्हें पूरा करने के लिए खून बहाना पड़े। इसी कारण देवराज चौहान का मस्तिष्क कुछ उलझा सा पड़ा था। दोस्तों, इस बेहद शानदार दिलचस्प कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। क्या आपको ऐसा कोई रास्ता नजर आता है कि गनमैनों को हटाकर पूजा मल्होत्रा का अपहरण किस प्लानिंग के साथ करेगा देवराज चौहान? यदि हाँ, तो उस प्लानिंग को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हम चाहते हैं कि आपकी दिमागी क्षमता को परखा जाए कि देवराज चौहान के नॉवल पढ़ते पढ़ते क्या आपके दिमाग भी इतने पहने इतनी योजना बनाने लगे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और आपकी इस प्लानिंग को यदि पसंद आई तो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपके नाम के साथ इस योजना को जरूर रखेंगे, जरूर बताएंगे आपके नाम के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसी तरह की दिलचस्प कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी है, वहां भी आप इनका लुत्फ ले सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।